वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स की सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे और ये जानेंगे कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर राइज करने से कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक्सप्रेशन। अब रही बात कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मोबिलिटी क्या होती है। दरअसल जो भी बात कंडक्टिविटी की होगी इन टर्म्स ऑफ चार्ज मोबिलिटी के टर्म्स में होगी। ठीक है, तो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर याद करो, थर्ड चैप्टर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था उस समय मोबिलिटी के लिए वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किए थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो याद करो वो क्या आया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था आपका माइनस ई अपॉन एम और टाउ एम फेस करके ये आया था एक्सप्रेशन आपका। नेगेटिव साइन तो ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यदि मान लो कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात ना करके हम किसी भी चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें जिसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो हम कहेंगे कि किसी चार्ज कैरियर के केस में ई की जगह हो जाएगा उस चार्ज कैरियर की चार्ज वैल्यू, उस चार्ज कैरियर की मास वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में किसी भी चार्ज के लिए वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी आपकी ई की जगह, हम नहीं जानते नेगेटिव है या पॉजिटिव, एक काम करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसकी स्पीड की बात टर्म्स में बात करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चार्ज की चार्ज वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही और उस पर्टिकुलर चार्ज की मास वैल्यू हम लेंगे और मीन रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, समझ गए क्या होता है। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं जिस एवरेज स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं एक सर्टेन स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने पर। अब जिस टर्म को हम मोबिलिटी के रूप में डिफाइन करते हैं जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, मतलब मोबिलिटी, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज डिफाइंड एज the drift velocity acquired by a charged particle when it is placed in a unit strength of electric field. यूनिट स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करने पर उसकी जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है, तो ई स्ट्रेंथ की ई वोल्ट पर मीटर के स्ट्रेंथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी बनती है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 वोल्ट पर मीटर यानी कि यूनिट स्ट्रेंथ की हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो मोबिलिटी है कितनी हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। तो ई स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यूनिट स्ट्रेंथ के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो Vd अपॉन E होगी। दिस इज डिफाइंड एज मोबिलिटी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इस एक्सप्रेशन को पुट कर दो, QE अपॉन M, नीचे में तो E आ गया, टाउ एवरेज, तो E से E कट गया, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है किसी चार्ज पार्टिकल की वो उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज, उस चार्ज पार्टिकल का मास अपॉन करके और मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है मोबिलिटी जो है म्यू इज इक्वल टू Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन E होता है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि also Vd दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू E हो जाएगा। ठीक है, E स्ट्रेंथ की यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी अगर म्यू है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी इतनी हो जाएगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं जो कि इंटरएटॉमिक स्पेसिंग से होकर के बड़े आसानी से मूव कर सकते हैं, हालांकि उनकी टक्कर होती है, उनकी कॉलिजन होती है एटम साइंस के साथ रास्ते मौजूद, लेकिन फिर भी वो फ्री होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और हल्के फुल्के होते हैं, लाइट होते हैं। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलरेडी फ्री हैं, तो उनकी मोबिलिटी जो है अच्छी खासी होती है। अगर एक स्लाइट स्ट्रेंथ की भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हम प्लेस करें सेमीकंडक्टर मटेरियल को, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा मोबाइल होते हैं, वो ज्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं, वो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन
होल्स के लिए ये मुश्किल काम है, क्योंकि होल्स तब बनते हैं जब किसी नेबरिंग बॉन्ड से एक बॉन्ड टूटे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर क्या हो, अपनी जगह बना ले। तो उस जगह पर जहां से इलेक्ट्रॉन उखड़ा है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्रिएट होगा और होल एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह चला जाएगा। मतलब कि एक होल की मूवमेंट तब होगी जब किसी होल के बगल में किसी नेबरिंग बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर के पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर आ जाए। ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम नहीं कर सकता। और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर अप्लाई करते हैं तो मतलब ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग काम है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। यानी कि होल्स की मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन जैसी नहीं होती। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में ये जो इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव चार्ज कैरियर एक्ट करता है, होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है, इन दोनों की मोबिलिटी एक गिवन स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान नहीं होती। होल्स की मोबिलिटी जो है बहुत पुअर होती है, मैंने बताया कारण, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा मोबाइल होते हैं। तो अब जबकि हम ये फॉर्मूला जान चुके हैं, मालूम तो पहले से भी था, एक बार जस्ट रिकॉल हुआ है, थर्ड चैप्टर में ही पढ़ाया जा चुका है आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। तो एक गिवन स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज कैरियर को रखने पर उसके द्वारा जो एक्वायर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो करंट का फ्लो है वो किन कारणों से होता है। ठीक है, तो किसी सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल को, किसी सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन को जब हम किसी सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ठीक है, मान लो कि एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है जिसकी लेंथ L है, L मीटर लॉन्ग सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, इसको हम किसी V वोल्ट की बैटरी से मान लो कि हमने कनेक्ट कर दिया। तो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए जाने पर होगा ये कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर की ओर हो गई, देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव ये, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन है, मान लो कि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये वाली क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि यूनिफॉर्म मिल गई है, वो सपोज करो कि ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप कर दिया, तो इसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स के रूप में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करके अपोजिट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करने लगेंगे। और जबकि होल्स जो है ये बीइंग द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। ठीक है, और इनकी मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूं, और ये भी बता चुका हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी एक गिवन स्ट्रेंथ के इलेक्ट्रिक फील्ड में, और होल्स की कम होगी। क्यों? क्योंकि होल्स आर लेस मोबाइल। क्यों? क्योंकि ये उतने फ्री नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है। ठीक है, मतलब कि जो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं दोनों की मोबिलिटी अलग अलग है। बात करें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो है अगर म्यू ई है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, म्यू ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन ई, तो म्यू ई इंटू ई जो होगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू ई इंटू ई लिखी जाएगी। वैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होल्स की लिखी जाएगी वो म्यू एच इंटू होल्स की मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस गिव्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VH इज इक्वल टू म्यू एच ई, और इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई इंटू ई हो गई कैपिटल ई, मेरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो हो रहा है तो इसके कारण भी करंट इधर ही फ्लो होगा। ठीक है, और होल्स के कारण करंट इधर फ्लो होगा। तो होल्स के मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, हालांकि ये दोनों अपोजिट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन फिर भी दोनों के कारण करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। और नेट करंट यदि I के बराबर है, इफ I इज द नेट करंट, तो मैं बता चुका हूं आपको कि I इज इक्वल टू हो जाएगा I E प्लस I होल हो जाएगा। मतलब नेट करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट के इक्वल होगा। अब तुम जानते हो कि ये I जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो
चलो रहने दो। अगर बात करी जाए IE प्लस IH की, तो दिस वुड बी रिटन एज V ना, ये जो IE है ये IE इज इक्वल टू VE NE। अगर मान लो कि इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है NE है, तो VE, ध्यान देना नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो VE NE इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और A क्रॉस सेक्शन एरिया A। ये एक्सप्रेशन हम लोग थर्ड चैप्टर में ऑब्टेन कर चुके हैं कि I जो होता है वीना के बराबर होता है, I इज इक्वल टू वीना, ठीक है। डिफ्यूजन वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू नंबर डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका हमने इस्तेमाल किया है। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए हम लिखेंगे VENEA प्लस होल्स के लिए लिखेंगे, अगर मान लो कि इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स जो है NH है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यदि VH है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे VH, और एक होल का भी चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर कंसीडर करते हैं हम, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और NH इंटू A करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तुम देखो इसमें कुछ कॉमन है, स्मॉल ई और कैपिटल ए कॉमन है, तो इनको बाहर करो तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि नेट करंट की जो वैल्यू है EA इंटू VE NE प्लस VH NH, ठीक है। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब रही बात कि हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, सेमी कंडक्टिव मटेरियल की कंडक्टिविटी सिग्मा जिसको कहते हैं, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होता है रो के लिए, और सिग्मा के लिए एक्सप्रेशन चाहिए। एक बात बताओ, इस सेमी कंडक्टिव मटेरियल की रेसिस्टेंस R के लिए हम क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस R जो होगा वो कितना होता है? यदि मान लो कि रेसिस्टिविटी जो है तो रो L लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा। ये एक्सप्रेशन भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानते हैं, ठीक है। और वैसे तो सेमीकंडक्टिव मटेरियल जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि ये एक नॉन ओमिक डिवाइस है, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज करंट ग्राफ होता है वो लीनियर होता नहीं है, नॉन लीनियर होता है, ठीक है। और आगे आने वाले समय में जब पीएन जंक्शन पढ़ लेंगे तो इसकी फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जब जानेंगे तब जानेंगे कि ग्राफ जो है बिल्कुल भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्मॉल हो तो वैसी स्थिति में ये ओम्स लॉ को थोड़ा फॉलो करता है। तो जैसा मैंने बताया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्मॉल, अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी स्मॉल है, तो देन इट फॉलोज, देन V इज इक्वल टू IR हम लिख सकते हैं, देन V इज इक्वल टू I इंटू R, यानी कि ओम्स लॉ फॉलो करेगा, और V इज इक्वल टू IR हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू V अपॉन R में लिखा जा सकता है, और I की जगह हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, और I इज इक्वल टू V की जगह हम लिख सकते हैं E इंटू L। ध्यान देना जो वोल्टेज है V वोल्ट, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हुआ तो E इंटू L के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई E इज इक्वल टू होता है V बाई L, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो V इज इक्वल टू E इंटू L। तो वोल्टेज की जगह हम लिख सकते हैं E इंटू L अपॉन R जो है R लिखेंगे। तो यहां से और I इज इक्वल टू E इंटू L अपॉन R, ये जो एक्सप्रेशन है यहां से इसको इक्वेशन नंबर 2 अगर हम कर लें तो R की वैल्यू पुट कर दो, रो L बाई A, रो where rho is the resistivity of semiconductor, L upon A, तो L से L कट गया, A ऊपर आएगा, this is equal to EA upon rho हो जाएगा। तो तुम देखो I is equal to EA upon rho हो गया। फिर दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यदि इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में I की वैल्यू है सेमीकंडक्टर के लिए E इंटू A, और ये टर्म हो गया। और अब जो रिजल्ट आ रहा है हमारा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ये आ गया EA अपॉन रो, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी। तो यदि LHS तो दोनों के सेम है, तो RHS को इक्वेट करेंगे हम, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम 1 and 3, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि E इंटू A अपॉन रो जो है EA upon rho, this would be equal to E into A into VE
Ne प्लस VH NH, राइट। तो तुम देखो ये A कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना, ये E है, ये स्मॉल e है, और ये जो है ये रो है, रेसिस्टिविटी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये बताओ यहाँ ये तो कट गया। अच्छा, ये जो VE है इसको यहाँ देखो, VE को हम म्यू E इंटू कैपिटल E लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो VH है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, इसको हम म्यू H इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स हम लिख सकते हैं इंटू H। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि E कॉमन होकर के इसी के साथ कैंसिल हो जाए। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज E बाई रो इज इक्वल टू VE की जगह हम लिख दे रहे हैं म्यू E। तो यहाँ E कॉमन कर लो, E बाहर, तो म्यू E एन E प्लस VH की जगह म्यू HE, तो E बाहर हो गया है, म्यू H इंटू NH हो गया। ठीक है, इसमें ये दोनों साइड में E कैंसिल हो गए। तो ये देख रहे हो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू इतना हो गया। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी जो है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर्स की कितनी हो गई, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हो गई म्यू E एन E प्लस म्यू H एन H। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। रेसिस्टिविटी की बात करी जाए तो रेसिस्टिविटी जो है 1/E इतना हो जाएगा, एंड रेसिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर्स की वो कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ म्यू E एन E प्लस म्यू H एन H। ये हो जाएगा रेसिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं आपके कंडक्टिविटी के लिए। इसे मान लो कि इक्वेशन नंबर 4 है, लेट दिस इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्रेशन है, कई बार पूछा जा चुका है सीबीएसई में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, तुम जरा इस कंडक्टिविटी वाले एक्सप्रेशन को देखो। ये कंडक्टिविटी जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, अब होता क्या, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके टकराने की, उनकी जो कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, और उनकी कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से होगा क्या कि म्यू E कम होगा, मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी घट जाएगी। न सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बल्कि होल्स दोनों की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ज्यादा भीड़ होगी तो आदमी ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ पाएगा ना। ठीक है, तो सड़क पर कहीं भी अगर ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा रश हो, तो कोई अगर क्रॉस करना चाहे तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, मोबिलिटी पुअर हो जाएगी। वैसी स्थिति है। हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो दो घटनाएं घटती है। पहली घटना ये घटती है कि भीड़ अधिक हो गई, मतलब एटम साइंस जो है रास्ते के वो ज्यादा तेजी से उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है, तो रास्ते में मौजूद जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनके साथ उन आयंस और एटम्स के साथ अधिक इंकाउंटर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ेगी तो वो आसानी से रास्ते को इंटरएटमिक स्पेसिंग से होकर के उनके लिए मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी मोबिलिटी, यानी कि चाहे वो किसी भी फॉर्म में चार्ज कैरियर्स हो, इलेक्ट्रॉन्स और होल की मोबिलिटी तो पहले ही से बहुत पुअर है, अब इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की मोबिलिटी हायर टेम्परेचर पर रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन एक बात जान लो, अब एनर्जी बैंड डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है जो किसी सेमीकंडक्टर के लिए चाहिए वो बहुत स्मॉल होती है। मेरा मतलब बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, बहुत कम होता है। अगर हम जरा भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता ये है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बैलेंस बैंड में है, मतलब कि बाउंडेड हैं, वो उस एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी आई है उसको गेन करके, रिसीव करके और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी को ओवरकम करके और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं। तो एट हायर टेम्परेचर ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर क्रिएटेड इन फॉर्म्स ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर के थर्मल एनर्जी गेन करके और बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे होल्स बन जाते हैं, बहुत सारे होल्स का क्रिएशन हो जाता है बैलेंस बैंड में, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्रिएट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में, यानी कि Ne और NH की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो देखो, एक फैक्टर है टेम्परेचर पे बढ़ाने से
जो मोबिलिटी है दोनों की कम होती है, लेकिन नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हायर टेम्परेचर पे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो इनके बढ़ने से कंडक्टिविटी जो है बढ़ती है। हालांकि इन दोनों के कम होने से, मोबिलिटी के कम होने से कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है, लेकिन ये उतनी रिड्यूस नहीं होती है जितनी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी सेवरल टाइम्स बढ़ जाती है, और जब कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेसिस्टिविटी घटती है। यानी कि सेमीकंडक्टर्स के केस में मेटल से उल्टा क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, और इसकी वजह से इनकी रेसिस्टिविटी घटती है। हालांकि एक फैक्टर है जो इस कंडक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है, रेसिस्टिविटी को बढ़ा रहा है, वो है मोबिलिटी का रिड्यूस हो जाना। लेकिन इसके रिड्यूस होने से, इन मोबिलिटी के रिड्यूस होने से निश्चित रूप से कंडक्टिविटी प्रभावित होती है, रिड्यूस होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी जो है कंडक्टिविटी बढ़ती है इन नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स के इंक्रीज होने की वजह से ड्यू टू द एक्साइटेशन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट हायर टेम्परेचर। सो ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि रेसिस्टिविटी रिड्यूस होती है सेमीकंडक्टर्स की एट हायर टेम्परेचर एंड इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। तो ये जान लो कि मेटल्स के केस में आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है, होता है निश्चित रूप से, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा होता है। यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएं तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ large number of charge carriers in the form of electrons and holes due to the excitation of electrons from valence band to conduction band, what happens? कंडक्टिविटी इनकी बढ़ती है, यानी कि रेसिस्टिविटी घटती है। तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है और खूब पूछा जाता है कि कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करिए। तो ये ग्राफ जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर ए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार पूछा गया है। रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ किसी सेमीकंडक्टर के लिए, तो किसी सेमीकंडक्टर के लिए अगर रेसिस्टिविटी को आप इधर शो करते हो, सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी को, और टेम्परेचर को इधर शो करते हो, तो अभी आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी क्या होती है, अनलाइक मेटल्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है रेसिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इस तरह से ग्राफ दिखाओगे। कभी कभी सेमीकंडक्टर नाम नहीं लेगा, तुमसे नाम लेगा कि कार्बन के लिए रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए या किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए उसकी रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो ध्यान देना, इस तरह का ग्राफ आएगा इनवर्सली, ठीक है। और यहाँ रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स कम आते हैं इन पर बेस्ड। ये प्रूफ जो है, ये इसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है, और ये ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आता है। ये एक्सप्रेशन जो है आपको 2 नंबर तक में, 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।